सभी सभी बीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं सीएससी केंद्र के संचालन के संबंध में। इस सीएससी केंद्र का संचालन हम कैसे करें, इसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, सर्विसेज की विशेष जानकारी कहाँ से लें, किसी भी तरीके की कोई शिकायत या कोई सुविधा सूचना लेनी हो तो इसका अधिकृत माध्यम और साधन क्या है। तो आज इस श्रृंखला में हमारे साथ हमारे राज्य मुख्यालय से वरिष्ठ प्रबंधक दिव्यदर्शन उपाध्याय जी और विनय कुमार जी आज इस विषय में आपको विधिवत जानकारी देंगे। बहुत ध्यान से इस सेशन को देना है, सुनना है और अपनी जो भी क्वेरी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग इसका उत्तर दे सकें। धन्यवाद। ओवर टू यू दिव्यदर्शन जी। विनय जी आप। नमस्कार, मैं दिव्यदर्शन उपाध्याय। नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा और आज के सेशन में आप सभी बीएलई भाइयों का स्वागत करता हूं। जैसे कि अजय सर ने कहा कि आज हम इस सेशन में ओवरऑल सीएससी कैसे आप लोग कैसे अपने सेंटर को ब्रांडिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से आने वाले समय में कौन कौन से सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ दिव्यदर्शन जी हैं। हम और दिव्यदर्शन जी मिलके आपको इन सब चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दिव्यदर्शन जी, जैसे कि जनरली हम लोग जब सेंटर विजिट करते हैं तो ये देखने को मिला है कि हमारे बीएलई भाइयों के सेंटरों पे अदर कंपनियों का ब्रांडिंग बहुत होती है, बट कहीं पे भी सीएससी की ब्रांडिंग नहीं दिखती। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कैसे बीएलई भाई अपने ब्रांडिंग करें और दिखे कि हाँ ये सीएससी सेंटर है। बिल्कुल विनय भाई, जैसा आपने बताया, हम जब भी सभी बीएलई भाई हमारे जानते हैं कि हमारा जो विशेष फोकस रहता है जब भी हम कॉमन सर्विस सेंटर पे आपके विजिट करते हैं तो वहां पे क्या पाया जाता है कि आप जैसे कि आप बैंक बीसी हैं तो या कोई आप अन्य काम कर रहे हैं तो जैसे है विशाल फोटोकॉपियर्स या जो है अनुष्का प्रिंटर्स, बट आपका जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जो आपका उस केंद्र को चलाने का उद्देश्य है वो कॉमन सर्विस सेंटर होता है। वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर का जो एक स्पेस होता है वो कोने में कहीं जाके लगा होता है, जिससे लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि आप जिस केंद्र का संचालन कर रहे हैं उसका असल में जो विषय वस्तु है वो कॉमन सर्विस सेंटर है। तो जब आप वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर का एक प्रॉपर ब्रांडिंग करेंगे और कॉमन सर्विस सेंटर पे मिलने वाली सेवाओं का जो है एक विस्तृत विवरण वहां पे लिखा रहेगा तो लोग उससे आकर्षित होंगे और उनको पता चलेगा सेंटर पे आने पे। जैसे एक बिजनेस में एक भाषा बोली गई है जो हमारे सेल्स में एक जो लोग बोला करते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। विश्वास सही है। तो जो चीजें आप फ्लैश करते हो वही चीजों के सामने जाता है, लोगों के सामने जाता है। तो वहां पे होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता आपका सेंटर देख के। हमारे बहुत सारे अधिकारीगण भी हम चूंकि आपको मालूम है कि हम बहुत सारी सरकारी सेवाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं जिसपे हमारे सम्मानित जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वही विजिट करते हैं। तो सबका एक ऑलवेज कंसर्न रहता है कि दिव्यदर्शन जी, विनय जी, जो आप लोगों के यहाँ जो कॉमन सर्विस सेंटर आपके संचालक हैं, आपके बीएलई भाई हैं, उसमें से अधिकांश बीएलई भाई जो है वो अपने सेंटर पे प्रॉपर ब्रांडिंग लगा के नहीं रखते हैं कॉमन सर्विस सेंटर का, जिससे ये मतलब प्रथम दृष्टया ये देखने पे हमें मालूम हो कि हाँ ये कॉमन सर्विस सेंटर है जो संचालित हो रही है। तो उसी के संबंध में हमारा जो है वो आज उसके संबंध में हमने आज एक मीटिंग रखनी चाहिए। हमने निवेदन किया कि हम आज अजय से कि हम लोग बैठे हैं और इस विषय पे बात करें विस्तृत रूप से कि कैसे हम कॉमन सर्विस सेंटर संचालन कर सकते हैं अच्छे रूप से। तो मेरा मानना ये है कि अभी हम लोग स्क्रीन पे कुछ बैनर एक आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसका हमारा मानना है कि वो बैनर और एक बैनर हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा नीचे आपका इस पूरी फेसबुक लाइव का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम आपको बैनर का लिंक वगैरह भी आपको डाल देंगे। ये देखिए कॉमन सर्विस सेंटर है वाराणसी में, जब लोगों ने विजिट किया था तो ये गोल वाला बैनर आप देख रहे होंगे जो पेड़ पे लगा हुआ है, उसके सामने कॉमन सर्विस सेंटर का आगे बैनर लगा हुआ है, इस तरह से था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको प्रथम दृष्टया देखते ही मालूम चल जाएगा कि दिस इज द कॉमन सर्विस सेंटर। ये कॉमन सर्विस सेंटर है, वही कॉमन सर्विस सेंटर है जहां से हमको सारी सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं मिलती हैं। तो वो आदमी आकर्षित होगा और फिर आपके सेंटर पे आएगा। जैसे कि दिव्यदर्शन जी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि जन सेवा केंद्र, हमारे जन सेवा केंद्र से सरकारी सर्विसेज, सरकारी बेनिफिशरीज को दी जाती है।
लेकिन अगर ब्रांडिंग नहीं दिखने की वजह से अगल बगल के आपके जो अगल बगल के लोग हैं वो यही समझते हैं कि आपकी कोई साइबर कैफे होगा या कोई फोटोवर कॉपी है, बट उनको ये नहीं पता चलता कि आप ही वो जन सेवा केंद्र है जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से या और अलग फोरम पे बात करते हैं, तो वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे दिग्दर्शन जी ने कहा और जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि सीएससी की ब्रांडिंग जहां भी दिखेगी तो एक इस अपने से अंदर में ही विश्वास दिखाएगा कि हाँ, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो यही सीएससी सेंटर है जहां से हमें सरकारी गैर सरकारी सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। तो ये ब्रांडिंग अगर आप देखें तो एक आर बना होगा, या आर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं देवदर्शन जी। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर का जो सीएससी का हमारा लोगो है वो एक रजिस्टर्ड लोगो है हमारा, तो उसी के साथ रजिस्टर्ड लोगो होने की वजह से जो है आर का एक कॉलम भी, आर का एक सिंबल भी ऊपर बना हुआ है हमारे साथ, और एक अप्रूव्ड बैनर है जो आपने केंद्र पे लगाएंगे आप। और विशेष पर जैसे विनय जी बोल रहे थे कि जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर पे देखिए, हम जो हमारा जो टैग लाइन ही है, जो हमारा जो जिस विषय वस्तु पे हम आए हम लोगों के बीच में अपना कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में, उसका विशेष जो प्रयोजन था वो यही था कि सरकार आपके द्वार, तो सरकार आपके द्वार जब जो विषय वस्तु के साथ हम आए हैं, सारी चीजें आप अपने गांव में ही जमा कर सकते हैं। तो वहां पे जो है कॉमन सर्विस सेंटर के ब्रांडिंग के साथ साथ जो अजय सर दूसरी बात कर रहे थे रेट लिस्ट की, यानी पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है सरकारी सेवाओं गैर सरकारी सेवाओं को देने में, जिससे जो भी नागरिक आपके केंद्र पे सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आ रहा है उनके मन में एक चीज हमेशा रहती है कि देखिए, जैसे कि ये रेट लिस्ट है, यानी जो भी हमारे सेंटर पे सेवाएं मिलती हैं उनका अधिकृत जो फीस है यानी चार्ज जो हम लेते हैं वो चार्ज क्या है वो सामने रेट लिस्ट लगी रहती है। तो कोई भी आपके सेंटर पे जो आम जनमानस, देखिए आपके और हमारे यहाँ जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर पे है उस पर हमेशा यह माना जाता है कि हमेशा एक आम जनमानस वहां पे आता है, एक गांव का नागरिक आता है, तो वो सेवाओं को लेके उससे और सेवाओं के साथ उस पर लगने वाले चार्जेस को लेके भयभीत ना हो, इसकी वजह से वो सेंटर पे आए ही ना कि चार्जेस कहीं ज्यादा नहीं लग रहे हो, इसकी वजह से वो आता नहीं है सेंटर पे। लेकिन जब आप रेट लिस्ट लगा के रखें तो उसको भी मालूम चलेगा कि कॉमन सर्विस सेंटर से जो सेवाएं हैं वो कितनी नॉमिनल रेट पे मिलती हैं और क्या क्या मिलती है, क्या क्या मिलती है। सबसे बड़ी बात ये रहती है दिग्दर्शन जी कि ये रेट लिस्ट जब सामने आदमी देखता है, अभी मान लीजिए कि हम एक सिर्फ पैन कार्ड बनाने गए हुए हैं, हम एक फोकस के पैन कार्ड ही बनाएंगे, बट रेट लिस्ट अगर प्रॉपर वे में विजुअल रहेगी, दिखेगा, फ्रंट में दिखेगा, तो हो सकता है वो गया हुआ जीवन प्रमाण पत्र भी आपके सेंटर से करवा ले। एक रेट लिस्ट लगाने के ये दो फायदे आपको मिलता है कि कस्टमर जब बेनिफिशियरी जब आपके सेंटर पे आता है तो क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं वो सब आपको दिखता है। बिल्कुल, इसी विषय पे मैं बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग विजिट कर रहे थे एक जगह पे, अम्बेडकर नगर की जनपद में विजिट कर रहा था, वहां एक बुजुर्ग खड़े थे जो अपनी बिटिया का, मतलब उनकी नतनी रही हो या बिटिया रही, उनका पैन कार्ड बनवाने आए थे। तो वही सेंटर पे हमारे वीएलई भाई द्वारा वहां पे पूरी रेट लिस्ट लगाई गई थी, क्योंकि रेट लिस्ट के साथ साथ सेवाओं के विस्तार और उसके क्रम श्रृंखला की भी जानकारी होती है। तो वहां उन्होंने देखा, वहां पे लिखा हुआ था जीवन प्रमाण पत्र, तो जीवन प्रमाण जब देखा उन्होंने विषय, जब लाइफ सर्टिफिकेट का उन्होंने देखा कि हाँ ये भी लिस्टेड है, बोले अरे ये भी बनता है, जिसके लिए हम जिले पे चल के जाते हैं, ये सुविधा भी आपके यहाँ मिलती है क्या? तो वीएलई ने बताया कि हाँ मिलती है। तो हमारे वीएलई भाई ने मतलब बनाना शुरू किया और फिर उनके द्वारा उस जो है उनके साथ साथ जो अन्य साथीगण हैं यानी पुराने पेंशन कर्मी जो थे उनके साथ साथ उनको भी उन्होंने बताया कि आप देवरिया, आपको मतलब अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यही गांव में बैठे हुए अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो उससे मतलब काफी, और देखिए जब भी किसी सेवा के प्रचलन और उसके प्रचार विषय वस्तु के बारे में बातचीत होती है तो जितने भी आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं सब लाभान्वित होते हैं। देखिए हम अगर मैं अम्बेडकर नगर अथवा आजमगढ़ अथवा मेरठ में किसी व्यक्ति से अगर कॉमन सर्विस सेंटर के विषय में चर्चा करूंगा एक नागरिक के रूप में, तो जाहिर सी बात है वो जो मेरठ में बैठा हुआ व्यक्ति है वो मेरठ के आसपास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर में जाएगा और वहां पे वो सेवाएं लेगा। तो जब भी हम किसी सेवाओं के बारे में बात करते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर में मिलने वाली सेवाओं के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तर प्रदेश अथवा पूरे भारतवर्ष में जहां भी कॉमन सर्विस सेंटर है जिस व्यक्ति के नजदीक, वहां उन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था हमारा जो है आपके साथ जुड़ने का, कि हम आपके साथ जुड़े और कॉमन सर्विस सेंटर
एक ब्रांडिंग कैसे हो और उसका एक संचालन कैसे हो, उसको वो दिखे कैसा, इसको लेके हम बातचीत करें, क्योंकि इसको लेके कमियां कुछ हैं जो दूर किए जाने की आवश्यकता है और हम साथ मिल बैठ के ही इसको दूर कर सकते हैं। तो इसी पे मैं आगे बढ़ते हैं। और अजय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अजय सर, जैसे कि हम लोगों ने, दूरदर्शन जी ने वो हमने बताया कि ब्रांडिंग कैसे होगी। अब ये है कि हमने फ्रंट दिखाया कि हमारा सीएससी वीएलई का फ्रंट कैसे है। अभी जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बताएं, थोड़ा सा हमारे वीएलई भाइयों को। जी विनय जी, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं उसी में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमेशा सीएससी की संख्या के बारे में बोला जाता है। पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों द्वारा सेवा दी जा रही है। अब वो 3 लाख ग्राउंड पे नहीं दिखता, चूंकि आप दिखाते नहीं है। हमारी अपील है सभी जनसेवा का कॉमन सर्विस सेंटरों से कि वो दिखाएं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, सच्चाई ये भी है। और ब्रांडिंग ना करके फलाना डिजिटल स्टूडियो, फलाना ट्रेडर्स कम्युनिकेशन, ऐसा करके आप लोग लगाते हैं। हमें सम्मान है आपके संस्था का, आपके ब्रांड का, किंतु सम्मान के साथ आप जब भारत सरकार का सिरमौर संस्था है, भारत सरकार ने हाथ रखी है इस संस्था के ऊपर, तो आप लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए, इस ब्रांड को आगे लेके आना चाहिए। आज के समय में एसबीआई अगर कहीं लिखा हुआ आप देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वित्तीय कार्य होता है। हम लोग एक मुहिम चलाएं कि पीछे जो हमारे इस समय आप सीएससी देख पा रहे होंगे, ठीक वैसे ही सीएससी अभी ब्रांडिंग में जो हम लोगों ने दिखाई है, ये ब्रांड देखते ही किसी भी जनमानस में यह स्पष्ट आ जाए कि सीएससी करती क्या है, यहां से जनता को किस किस तरीके का लाभ मिलता है। और आज का सेशन भी हम लोग का यही था कि हम अपने ब्रांड को, अपने सेंटर को इतना ज्यादा लोकलाइज कर दें लोगों के दिल, दिमाग, जहन में, कि वो स्पष्ट तौर पे लग जाए कि हाँ ये सीएससी है। अगर आपके जर्सी जैकेट पे सीएससी का कोई लोगो लगा है तो वो सीधे समझ जाए कि अच्छा ये उस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो डिजिटल सेवा प्रोवाइड कराते हैं। अभी जैसे कि विनय जी ने हम इसमें पूछा, या अभी हम चर्चा को अगले दौर में लेके चल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन हम किस प्रकार करें। तो देखिए सर जी, आप लोगों से एक फिर से निवेदन होगा कि कहीं जूते की दुकान में सीएससी खोले बैठे हैं, कहीं दवा की दुकान में खोले बैठे हैं। हम आपके संस्था और आपके काम का बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सीएससी एक सिर्फ दुकान नहीं है, एक सेवा केंद्र नहीं है, एक ड्यूटी है समाज के प्रति आपका, जो आपने उठाया है भारत सरकार से इसकी फ्रेंचाइजी लेकर के, इसका आईडी लेकर के आपने एक जिम्मेदारी उठाई है। तो उस जिम्मेदारी के क्रम में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ सामने सिटीजन को एक सुलभ स्थान मुहैया कराएं, जहां बैठने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो। कोई आपके पास पहुंचे तो ये ना हो कि भैया अभी लाइट नहीं है, फोटोकॉपी बाद में होगी। ये व्यवस्था आप करें। अपने साजो सामान जो भी है सब दुरुस्त रखें। कस्टमर का आपके पास एक रजिस्टर हो, कोई भी भुगतान डीजीपे के माध्यम से या किसी अन्य बैंकिंग सर्विसेज से भुगतान लेन देन कर रहे हो, या कोई सेवा कर रहे हो, किसी किसान की आप केवाईसी कर रहे हैं, लेबर पंजीकरण बना रहे हैं, या ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके पास कस्टमर रजिस्टर होना चाहिए, जिस रजिस्टर में आप कस्टमर से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं, जो भी सेवा आपसे वो लेके जा रहा है, किस तारीख को आया, किस सेवा के लिए आया और कितना आपने भुगतान लिया, वो सारी चीजें मेंशन करने से भविष्य में एक तो वो ग्राहक आपसे जुड़ा रहेगा, आप उसका डेटाबेस लेकर के आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ मैं एक बार निवेदन करूंगा समस्त जो भी हमारे दर्शक हैं, आप जो भी इस समय कमेंट में दे रहे हैं जानकारियां, वो सारी हम पढ़ रहे हैं। इस सेशन के अंत में सारे लोगों को जवाब देकर के ही हम लोग ये सेशन क्लोज करेंगे। तो आप लोग देते रहें जानकारी और हम प्रश्न करते रहें कमेंट बॉक्स में, हम जवाब देंगे। तो यहाँ ये बताना है कि आप लोग अपने सेंटर को एक काफी फ्रेंडली बनाएं, स्वच्छ बनाएं, हाइजीन मेंटेन करें, और लोगों को वहां आने के बाद ये फील हो कि एक उनके लिए व्यवहारिक स्थान हो। आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार काफी ज्यादा, सॉफ्ट स्किल आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्राहक को एक सम्मानजनक तरीके से आप ट्रीट करें, ऐसा नहीं कि आप सरकारी अधिकारी की तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं और वो आपके सामने जी हुजूरी वाली पोजीशन में है, तो ऐसा नहीं, वो आपका गार्ड है एक तरीके से। कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान होता है, तो ये रिस्पेक्ट आप रखिए, साथ में सुविधा दीजिए, पंक्चुअलिटी रहनी चाहिए टाइम की, कि आपके दरवाजे
थोड़ा विनय जी म्यूट कर लें, आपकी तरफ से वॉइस रिटर्न आ रही। सॉरी, हो गया जी, तो ये चीज कर लें। उसके अलावा आप सारे लोगों से निवेदन है, चूंकि आप लोग विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जो वित्तीय कार्य भी करते हैं सीएससी से, तो आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ से डीजी पे से लोग भुगतान निकाल के जाते हैं 500 रुपया, और झूठ जाकर के बोलते हैं कि हमने तो 1000 रुपया निकाले थे और हमें ये 500 रुपये ही पकड़ा दिए हैं। तो ऐसी अशोभनीय स्थिति ना हो, इसको ध्यान रखें, कोशिश करें, अगर संभव हो तो सीसीटीवी कैमरा लगा लें। मतलब आपका ये अपना करियर, भविष्य और पूरा सेंटर है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा मैंने जैसा कि बताया कि हर सीएससी सेंटर, जैसे बहुत सारे बीएलईस का मैं रिकॉर्ड देखता हूं कि कोई लोग 500 किसानों को केवाईसी किया है, कोई 100 लेबर कार्ड बनाया है, ई श्रम कार्ड बनाया है, तो ये इतने परिवारों तक आपकी पहुंच है। और आप सभी बीएलई ज्यादा से ज्यादा गैस बुकिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा छोटे बड़े ट्रांजेक्शन करते हुए हर परिवार में पहुंचिए, क्योंकि हर परिवार में आपका मेरा स्पष्ट कहना है, और मैं ऐसा मीटिंग्स में कहता भी हूं कि हर परिवार में लगभग आपका 1000 रुपया की सर्विस पड़ी हुई है सालाना। आप एक साल में उसको 1000 रुपए की सर्विस दे सकते हैं। आप खुद से एनालाइज करिए, परिवारों को छोड़िए मत, परिवारों तक अपनी पहुंच बनाइए। अभी जैसे जनवरी महीना शुरू होने जा रहा है, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, नए नए कैलेंडर बांटे जाते हैं सालाना। आप लोग भी कैलेंडर सर्विस के साथ घर घर पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी पहुंच होगी। गाड़ियों का बीमा कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बीमा कर रहे हैं, क्या नहीं है सीएससी के पास डिजिटल सर्विस के क्षेत्र में। बशर्ते यही है कि आपको अपना वर्किंग कल्चर स्टैंडर्ड करना होगा, अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन के ढंग से, और साथ में चूंकि हम सोशल प्रोफेशन मतलब एक सामाजिक व्यवसाय में काम कर रहे हैं, ये सामाजिक व्यवसाय है, समाज से जुड़ के रहने के साथ करने वाला व्यवसाय है, तो ये एक सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अब चर्चा तो अभी चल करते अजय सर आपके शब्दों को मैं और थोड़ा सा और 2-3 चीजें जी बिल्कुल जी जैसे कि आपने कहा कि एक मॉरल, एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएससी वीएलई के ऊपर, वो आस पड़ोस के लोग हैं, तो उसी क्रम में अब हम अपने वीएलई भाइयों का ग्रेडिंग करने लगे हैं स्कूलों में। जैसे आप सबको मालूम होगा कि स्कूलों में बच्चों का ग्रेडिंग होता है। हम लोग अब बिल्कुल जैसे आपने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 3-3.5 लाख वीएलईज हैं, पर वो दिखते नहीं है कहीं, है ना। तो अब हमको ये कि हम ग्रेडिंग करेंगे, जो वीएलई भाई ग्रेडिंग में के हिसाब से काम करेंगे उनको हम सारी सर्विसेज में प्रायोरिटी देंगे। ग्रेडिंग में ये कोशिश किया जाएगा कि सभी वीएलई भाई जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो कम से कम 50 ट्रांजेक्शन करें, और हम उस ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से जो भी A+, A, B, C, D की हमारी कैटेगरी है, और जो लोग A+, A, B तक रहेंगे हम उनको जो सर्विसेज आने वाले समय में सर्विसेज रहेंगे उनको प्रायोरिटी देंगे। और मैं उन लोगों से उम्मीद करूंगा जो सिर्फ 1 या 2 ट्रांजेक्शन करके सीएससी लेकर बैठ गए हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, तो उनसे अनुरोध ये रहेगा कि आप आने वाले समय में एक्टिव मोड में आके आप लोग ट्रांजेक्शन करिए, क्योंकि अब आपका मॉनिटरिंग भी हो रही है जनरेशन। बिल्कुल, अब ग्रेडिंग सिस्टम से ये निकल कर आ जाएगा कि कौन सा वीएलई मेरे पूरे साल भर काम कर रहा है, कौन से वीएलई भाई मेरे 3 महीने काम कर रहे हैं, कौन से सिर्फ 1 दिन काम करके बैठ गए। ट्रांजेक्शन की संख्या के आधार पे देखिए, जो अभी अजय सर कह रहे थे कि हर परिवार में अगर बिजनेस के प्रारूप में हम देखें तो हर परिवार के साथ हमारा कुछ ना कुछ बिजनेस जुड़ा हुआ, चाहे वो विद्युत बिल कलेक्शन को लेके हो माती के आधार पे, चाहे वो वाहन बीमा को लेके हो, चाहे वो जीवन बीमा को लेके हो, चाहे वो आधार संशोधन को लेके हो, चाहे आ जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेके हो, चाहे आईआरसीटीसी टिकटिंग को लेके हो, अथवा जो है आपका लेबर स्टेशन में हो, पासपोर्ट सर्विसेज में हो, ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, डीजीपे का आधारित भुगतान सेवा हो, डीजीपे जो आधार पेमेंट सिस्टम है हमारा, चाहे आपका गैस बुकिंग हो, चाहे आपकी जो है वो उनको लोन की सुविधा दिलवानी हो, उनका लोन दिलवाना हो, उनको वाहन उनको लोन पे दिलवाना हो, उनकी लोन की लीड जनरेशन हो, तो ये सारी सेवाएं, चाहे उनको जो है वो मतलब जितनी भी सेवाएं हमारी जो जुड़ी हुई है नागरिकों के द्वारा, इन सारी सेवाओं के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको 16 से 17 सर्विसेस 20 सर्विसेस आपको जुड़वाए। ये सारी सर्विसेस वो सर्विसेस हैं जो सबसे ज्यादा बिल्कुल जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है। और इसी ट्रांजेक्शन जो विनय जी बात कर रहे थे कि मिनिमम 50 ट्रांजेक्शन पर मंथ और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन के आधार पर जो आपकी ग्रेडिंग बनाई जा रही है, यानी हर वीएलई भाई का जो ग्रेडिंग तैयार कर रहे हैं हम उनके ट्रांजेक्शन
और उसके वॉल्यूम के आधार पे, तो उसमें यही है, उसमें ये सेवाएं बहुत सहायक हैं। विद्युत बिल जमा करने का जो आपके पास ऑप्शन है वो हर प्रतिमाह है। चाहे आप पेंशन हमारे सारे कॉमन सर्विस सेंटर पेंशन निकासी केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। हर महीने आप पेंशन निकालना है, तनख्वाह देना है, आधारित पेमेंट हुआ, तो आप चाहे बिजली बिल जमा करना हो, चाहे आधारित भुगतान सेवा करना हो, सालाना के आधार पर चाहे आपको जीवन बीमा का प्रीमियम जमा करना हो, चाहे आपको वाहन बीमा करना हो, लेबर स्टेशन करना हो, उसके बाद से आपको ई श्रम कार्ड बनाना हो उसका, चाहे आपको जो है वो उसका टिकटिंग करना हो, आय जाति निवास बनाना हो, ये सारी सेवाएं आपको हेल्प करती हैं जो है वो आपको ट्रांजेक्शन काउंट बढ़ाने में। और कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी किसी न किसी फैमिली में परिवार में जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल, वो जैसे अजय सर ने कहा दूरदर्शन की, वो एक परिवार से अगर उनका जुड़ाव हो गया तो वो ये सारी सर्विसेज जो कि आपने बताई एक जरूरी सर्विसेज हैं और जिनसे ये अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इन सर्विसेज को ध्यान देते हुए कौन सर्विसेज हम नजदीकी बेनिफिशियरीज को दे सकते हैं, आपके आस पड़ोस में लोगों को जो जरूरत है। अच्छा, आज की डेट में दूरदर्शन बहुत से ऐसे रूरल एरिया में परिवार हैं जो कि खुद गैस बुकिंग नहीं कर सकते, जिनको कहीं ना किसी की मदद लेनी पड़ती है मोबाइल से। लेकिन विनय जी, उसमें हम लोग बात कर रहे थे ब्रांडिंग की। देखिए, अगर सेंटर पे ये लगा के रखेंगे कि यहाँ गैस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, बिजली बिल जमा करना है तो यहाँ बिजली बिल जमा करने की सुविधा है, तभी तो नागरिक जान पाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। वो ओवर सब कुछ अगर आप देखें तो जो टॉपिक आता है वो ब्रांडिंग का आता है कि आप 3 शब्द जो है CSC वो कहाँ पे दिखा रहे हैं, सबसे आगे दिखा रहे हैं या कोने में दिखा रहे हैं, जिससे आपको अर्निंग हो रही है वो सबसे आगे होना चाहिए भाई। उसी से एक चीज देखिए विनय जी, 10 लोग जी विनय जी, एक चीज मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। एक फोटोकॉपी का जो जेरॉक्स का होता है मात्र 2 रुपए की सर्विस होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और किसी भी मार्केट में जाके देखिए, ये बड़े फॉन्ट साइज में लिखा रहता है फोटोकॉपी। और वो हमारे आपके दिमाग में, हाँ, वो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है जब भी हम उधर से, अरे कहाँ देखा था, वहां देखा था, जल्दी जाओ वहां से करा के लाओ। लेकिन CSC के मामले में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और जबकि हम चाहेंगे कि कुछ जी हम चाहेंगे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी लेते चलें बीच बीच में। जरूर आप लीजिए। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक BLE भाई जतिन चौधरी जी हैं, ये बिजनौर से हैं, बोलते हैं कि मेरी CSC ID से मंथली 2000 से 2500 ट्रांजेक्शन होता है। तो बहुत बहुत बधाई जतिन जी। बहुत जल्दी इस संबंध में हम लोग भी आपसे संपर्क करेंगे और हम लोग सम्मानित करते हैं जिले स्तर पे ऐसे BLEs का। एक मखदूम खान साहब हैं, सर मेरी HDFC सरेंडर करके एक्सिस बैंक बनाना है चाहता हूं। इस संबंध में हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं वो आपसे संपर्क करेंगे। ये आपने यहाँ पे टाइप कर दिया है, आज ही उनको इस संबंध में सूचित कर दिया जाएगा। वाईफाई चौपाल ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी का बड़ा सवाल आता है लोगों का कि मेरी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं आई, ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं आई। एक बड़ा मैं एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमारे पास हर जिले में कुछ VLEs के एक क्या कहते हैं, एक सोच होती है। कुछ VLEs हमारे साथ सिर्फ UCL चलाने के लिए जुड़ते हैं, कुछ VLEs सिर्फ ई डिस्ट्रिक्ट के लिए जुड़ते हैं, उनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता। भारत सरकार की वो किसान की KYC करनी है या लेबर रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें कोई चीज से मतलब नहीं होता। एक टारगेटेड अभिष्ट चीज को लेकर के वो जुड़ना चाहते हैं, जबकि हमारे CSC का एक पूरा कोर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है कि नागरिकों तक सेवा लेके जाना और इस सेवा भाव में अपनी अर्निंग करना। मैं सही हूं ना विनय जी इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग टारगेटेड विजन के साथ जी नहीं, आपने एकदम सही कहा सर कि जैसे कि अगर आप देखें, हम स्टेट लेवल पे हम इधर हम लोगों ने 40-45 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में VLE वर्कशॉप किया है और हम सभी लोग यहाँ पे गए हैं और सभी का यही एक प्रश्न रहता है कि सर हमको UCL नहीं मिला है, सर हमको ई डिस्ट्रिक्ट ID नहीं मिला है। और सबका अगर आप चेक करें या कुछ उसमें अगर देखें तो कुछ लोगों का 2-3 महीने पुरानी ID होती है अगर आप देखें, और कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ एक हिट सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो सीजनल सर्विस है, ई श्रम में उन्होंने अच्छा काम कर दिया
बस आईडी बंद, अब उसके बाद उनका कोई भी वैल्यू एडेड सिस्टम में नहीं है। और रही बात यूसीएल की, तो इस फोरम से मैं बताना चाहूंगा कि यूसीएल के टारगेट्स हमें आधार गवर्नमेंट से मिलते हैं, जो कि आज की डेट में अचीव हो चुके हैं। अब हमारे पास अभी टारगेट्स नहीं है। जब इन फ्यूचर में जब टारगेट्स ओपन होंगे तो डेफिनेटली यूसीएल जैसे पहले भी दिए गए वैसे ट्रांजेक्शन बेस पे दिए जाएंगे। मैं एक बार ये बता दूं, जो ग्रेडिंग सिस्टम हम लोगों ने बात किया, उसी ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से जो वीएलई भाई हमारे A+A B ग्रेडिंग में है, हम उनको प्रायोरिटी देंगे। भाई आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हमारे सिस्टम में पुराने हैं और रेगुलर बेस में वैल्यू एडेड कर रहे हैं, कस्टमर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा सीएससी आईडी ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में जैसे आपने बताया, उसमें भी सेम कंडीशन है सर। आप ट्रांजेक्शन करिए, सारी कैटेगरी फुलफिल कीजिए, और यहां से हम लोग रेगुलर बेस पे, जैसे आप खुद ही देखते हैं चीज को कि रेगुलर बेस पे हम इसको रिकॉन करते हैं, और रिकॉन के हिसाब से जिनकी आईडी होती है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट में हम उनकी मेल आईडीज पे देते रहते हैं। और मैं अच्छा एक मैं एक बात अगला सवाल ले लेते हैं जी। हाँ, एक फोरम पे बताना चाहूंगा कि ये देखने को आ रहा है कि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वीएलई हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कांटेक्ट में नहीं रहता। एक ये प्रथा बन गई है कि आप स्टेट लेवल में फोन कर लीजिए और अपनी चीजों को बताइए और आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस फोरम से बताना चाहूंगा सभी वीएलई भाइयों को कि आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं जो कि दिन रात आपकी सेवा के लिए वहां पे तत्पर हैं और काम कर रहे हैं, बट आप उनके संपर्क में नहीं रहेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अभी मैं एक किस्सा बता रहा हूं सर। मैं हापुड़ में गया था और मैंने वहां पे 110 वीएलई भाई इकट्ठा हुए थे वर्कशॉप में, और मैंने से पूछा कि भाई आप सभी में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिशियल डिस्क के जो ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 25 से 30 लोग ऐसे थे जो को डीएस के ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैं यही भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कांटेक्ट में रहिए, ऑफिशियल ग्रुप में जुड़िए, और जिससे कि डे टू डे एक्टिविटी में जो भी कम्युनिकेशन जा रहा है उस कम्युनिकेशन को देखिए, और अपने पहला स्टेप आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अगर चीजें सॉल्व नहीं हो रही है तो आप दूसरा लेवल पे जाइए। तो कुछ प्रश्न जी विनय जी, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बीएलई भाई हैं मयंक चौधरी जी। इनका प्रश्न है कि सर सुनने में आया है कि सीएससी आईडी राशन डीलर को दी जा रही है, और पहले पंचायत सहायक भी हमारा काम कर रहे हैं, बीसी सखी भी, हम लोग क्या करें? सर देखिए, सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें ऐसा नहीं है। उनका एक सेपरेट विषय वस्तु है काम करने का, हमारा आपका एक सेपरेट विषय वस्तु है काम करने का। वो किस परिप्रेक्ष्य में दिए जा रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में नहीं दिए जा रहे हैं, वो एक डिस्कशन का विषय है। ऐसा नहीं है कि उससे आपके सर्विसेज को कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप अपनी सर्विसेज अच्छे से दीजिए, जिस प्रकार से आपका सेंटर संचालित हो रहा था वैसे ही आपका सेंटर संचालित होता रहेगा। उससे आपके रेवेन्यू पे तथा आपसे मिलने वाली सर्विसेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर मैं दूरदर्शन की बातों में एक आखिरी पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये थोड़ा फिजिकली है, फिगर्स में बता देता हूँ। इस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू के काउंट बढ़े, आपके कोटेदारों को मिल रहा है, क्रमान्वय से मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वैली भाई ने अपने ट्रांजैक्शन बढ़ाए हैं। हमारे ट्रांजैक्शन वैली का जो काउंट है वो इंक्रीज किया है। तो आप इन सब चीजों में ध्यान दीजिए, आप अपना काम करिए, और आप जो यहां से दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसको फॉलो करिए। आपकी इनकम बढ़ेगी, ग्राउंड में कई लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि आपकी सर्विसेज बंद करके उनको दे दी जाएगी। जो सर्विसेज आपके लिए हैं वो आपके लिए हैं, उसमें कोई भी सोचने का विषय नहीं। देखिए, हम भी चीजों को ध्यान देते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न लेने से पहले मैं अजय सर इस पे करना चाहूंगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कमीशन में जो कमीशन कम हुए तो वेली भाइयों ने बोला कि हमारे कमीशन कम हो गए। हमने पूर्व में भी ये प्रश्न देखे हैं, सर हमारा इनकम घटा। देखिए, कमीशन कम हुए तो हम पैकेट ऑफ सर्विसेज लेके आए काउंटर पे, यानी जो पहले मिनिमम 40% का जो हम पार्ट पेमेंट करते थे, आज के डेट में जब आप बिल फेच करते हो किसी कंज्यूमर का तो उस पर एक और स्टेटस आता है
बिलिंग स्टेटस, उसमें 2 स्टेटस आता है, बिलिंग स्टेटस लाइव एंड बिलिंग स्टेटस डिस्कनेक्टेड। यानी उपभोक्ता का विद्युत बिल, अगर विद्युत बिल जमा न करने के कारण उसका खाता यानी उसका जो कनेक्शन है वो अगर विच्छेदित कर दिया गया है यानी डिस्कनेक्टेड कर दिया गया है, तो भी आप उसका पैसा कलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 25% और मैक्सिमम जो बिल अमाउंट है उसका। और अगर उसका कनेक्शन वर्तमान में चालू स्थिति में है अर्थात विच्छेदित नहीं किया गया है, तो मिनिमम 100 रुपए भी आप कलेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम बिल अमाउंट तक आप चाहो तो 20 बार में कलेक्ट कर लो और उसके लिए किसी की भी अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ हम जो है मतलब उसमें जो है आपके साथ किस्तों, आसान किस्तों की भुगतान की सेवा और मिनी या पैकेज, और भविष्य में भी कई सारी योजनाओं को लाने का हमारा प्रयास है। एक हमारा 2 लाख रुपए तक का 49,999 रुपए तक की जो बिल आप जमा करते थे उसमें 2 लाख रुपए तक के भी बिल लाए जाने की वो है, आपके पोर्टल पे ये चला गया है, ऑलरेडी शो कर रहा है, बट परंतु अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जल्द ही एक आध हफ्ते में इसकी सर्विस शुरू करने की कोशिश है और भविष्य में आरसीडीसी कनेक्शन फी की भी स्टार्ट करने की योजना है हमारी। तो हम पैकेट ऑफ सर्विसेज भी ला रहे हैं कि कहीं से भी आपको घाटा ना हो अपना कॉमन सर्विस सेंटर संचालन करने में और चीजें आपको पड़ती जाए। तो अजय सर आगे अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं भी इस पे अपना एक इनपुट दूंगा, क्योंकि 2008 से और आज तक में मैंने सिनेरियो में देखा, वीएलई जब कम थे तो ट्रांजैक्शन कम था, सेवाएं कम थी। जैसे जैसे अभी आज सरकार के पास इतनी सारी डिजिटल चीजें हैं, इतनी सारी डिजिटल सेवाएं हैं कि आप अभी वीएलई कम पड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप कम पड़ रहे हैं, तभी तो सरकार, चूंकि देखिए सवाल आपके रोजगार के साथ साथ जनता के हितों का ध्यान रखना है। आज के समय में किसी मंडी में जाके देखिए, आपके मंडी में हर ठेला वाला अपना आलू बेच के घर वापस आता है और मंडी में ग्राहक भी ज्यादा पहुंचते हैं। तो ज्यादा ठेला लग जाने से आपके मंडी का असर नहीं पड़ता, मंडी उसी को कहते हैं। तो अब तो ये खुशी का विषय है कि हिंदुस्तान में जो ट्रांजैक्शन हो रही है और उस ट्रांजैक्शन में यूपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो यूपी का है उसमें सीएससी का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल विनय जी स्पष्ट तौर पे बताएंगे कि ई श्रम में आपके सीएससी के ट्रांजैक्शन और डायरेक्ट ई श्रम के ट्रांजैक्शन, उसमें सीएससी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये नो डाउट आप लोगों को काम कम नहीं हुआ है और आगे भी काम कम नहीं होगा, चाहे कितने भी लोग आ जाएं। वो अच्छी बात है, स्वस्थ परंपरा कंपटीशन की जब डेवलप होगी आप लोगों को भी काम में एंजॉय होगा और किसी का रोजगार नहीं मारा जाएगा। हमें 2008 से मैं सुनते आ रहा हूं कि मेरे सामने एक सीएससी सेंटर खोल लिया है, कैसे चलेगा, दुकान बैठ जाएगी। नहीं, ये क्वालिटी एश्योरेंस का बिजनेस है। आप क्वालिटी दीजिए, अच्छा कस्टमर हैंडलिंग करिए, आप बिल्कुल अच्छा काम कर पाएंगे। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन लेंगे। एक वीएलई भाई पूछते हैं, सुशील कुमार जी पूछ रहे हैं कि यदि किसी की सीएससी आईडी सस्पेंड हो जाए तो एक्टिव कैसे होगी? मैं इस पे जानकारी चाहते हैं वो। देखिए सर, अगर सीएससी आईडी ट्रांजेक्शन ना करने के कारण पूर्णतः डिलीट हो चुकी है तो उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सस्पेंड किस अवस्था में हुई है, अगर वो ब्लैकलिस्ट की गई है किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में या ट्रांजेक्शन ना करने के कारण डिलीट हुई है, तो आप अपने जिला प्रबंधक से एक बार संपर्क कीजिए, उनको बताइएगा। हमारे पास एक जिला प्रबंधक के पास एक फॉर्म होता है, अगर वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ होगा, पार्सली डिलीट हुआ होगा या पार्सली इनएक्टिव हुआ होगा, तो पार्सली इनएक्टिवेशन के केस में हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महोदय जो है उसको अग्रेसित करते हैं और राज्य परियोजना प्रबंधक महोदय एसपीएम महोदय के थ्रू वो जो है रूट होके आता है हमारे पास। तो उसके बिहाफ पे जो है वो उस आईडी के बंद होने की जो विषय वस्तु है उसकी बारे में जांच करके फिर उसको खोलने का प्रयास किया जाता है। ये अगला सवाल है रामेश्वर जी से, चित्रकूट से हैं। ये चाहते हैं कि हर बीएलई के एप्लीकेशन में आयुष्मान कार्ड रजिस्टर हो जाना चाहिए, तो इसके संबंध में आप कुछ जानकारी दें। देखिए जो हमारा जो आयुष्मान भारत का जो हमारा आईडी अप्रूवल होता है वो संबंधित विभाग के अनुमोदन पे होता है और हम यहाँ से अपना वो भेजते हैं, मतलब कि हम अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं उनको, जैसे रिक्वायरमेंट्स वहां से आती है उसके अनुसार उस पर अप्रूवल मिलता है। तो ऑटो अप्रूव हो पाना उस पर संभव नहीं है, जो कि सरकार की गाइडलाइन है उस पर। तो एप्लीकेशन हम यहाँ से भेजते हैं तभी उसका अप्रूवल हो पाता है। अगर आप डेली हैं, एटलीस्ट 3 महीना आपको ट्रांजेक्शन करते हुए हो गया है, चलाते हुए हो गया है, तो अब अपने जिला प्रबंधक महोदय से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपनी आईडी आयुष्मान भारत में एक्टिव करने की। निसंदेह अगर पात्रता आप
अर्हता आपकी होगी तो आपका आयुष्मान में एक्टिवेशन जरूर किया जाएगा। नॉर्म्स फॉलो करते हुए अगर हैं तो डेफिनेटली उसको आगे पुट अप किया जाएगा। बिल्कुल। तो सर समय को देखते हुए कि ये एक आखिरी कमेंट मैं ले लूं। आर्या सीएससी इंटरप्राइज लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा कदम है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सराहना किया। हम लोग इस तरीके का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग सभी लोग साथ देते रहे। ये कार्यक्रम हम आप लोगों के सराहना और आपसे मिलने वाली शुभकामनाएं और आपसे मिलने वाले फीडबैक के आधार पे ही करते हैं। और यकीन मानिए हमारा भी और हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। आपका ये मैसेज देख के और आप लोगों का ये फीडबैक देख के हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम नई नई चीजों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। हर शाम जो है वो 4 बजे और आपके साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए आप लोग ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और हम आपका साथ देते रहें। और प्रतिदिन नए नए विषय लेकर हम सब हमारे स्टेट ऑफिस से हमारे साथ के जितने कोलीग्स हैं अजय सर के साथ इस मंच पे आएंगे और आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अभिनय जी, थैंक यू अजय सर। इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। अगले दिन फिर हम मिलेंगे एक नई सेवा और एक नई आवाज और एक नए साथ के साथ आपके साथ। धन्यवाद अजय सर। आज थैंक यू जी। आज की मुलाकात में हम आप दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोगों ने एक विशेष टॉपिक जो कि सीएससी का संचालन कैसे करें, क्योंकि ये संवाद का कार्यक्रम है और आज मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस दिए, हम लोगों ने उसका उत्तर भी दिया। कुछ छूट गए हैं तो बाद में हम इस सेशन में इस फेसबुक पे डायरेक्ट हम लोग पोस्ट कर देंगे, वहां से आपको उत्तर मिल जाएगा। साथ ही मेरा एक चलते चलाते जरूर रिक्वेस्ट होगा कि आप, जैसा कि विनय जी भी ने बोला, कि आप हमारे जिला प्रबंधकों के संपर्क में रहें। किसी प्रकार की कोई अगर असुविधा या परेशानी या आपको अनियमितता महसूस होती है तो आप निश्चित तौर पे राज्य मुख्यालय को संपर्क करें, आपकी मदद की जाएगी। लेकिन हम लोगों के स्तर से भी ये एश्योरेंस की जाती रहती है समय समय पे कि हम आपको एक अच्छी सर्विस, अच्छी सुविधा, अच्छा सहयोग जिला स्तर से भी दिला सके। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने हमें समय दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। आगे कल के तिथि में एक और बेहतर कार्यक्रम के साथ आपके साथ होंगे जो उपयोगी होगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।